हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर में हमारा विषय है राजनीतिक दलों के गुण एवं दोष। इससे पहले हमने राजनीतिक दल, उसके अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। तो राजनीतिक दलों के जब गुण दोष की बात आती है तो जितने भी दल पद्धति के प्रशंसक हैं उतने ही इनके आलोचक भी हैं। यानी कुछ जो विद्वान हैं वो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण मानते हैं, तो कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने दल पद्धति का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है। इसी कारण से इसके गुण एवं दोष दोनों की चर्चा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इनके गुण के बारे में बातें करेंगे कि इनके गुण क्या हैं। पहला जो गुण है वो है मानवीय स्वभाव के अनुकूल, यानी इसकी विशेषताओं के में भी हमने इनके जो आधार थे राजनीतिक दलों के, उसमें भी हमने बताया था कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो कोई भी कार्य को एक साथ मिलकर के करना चाहता है। और यदि व्यक्ति एक समान विचारधाराएं वाले हों तो उनको एक साथ एकत्रित होने में और संगठित होकर कार्य करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, अवसर प्रदान होते हैं उनको और अधिक से अधिक कार्य करने के मौके मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति एक दल के रूप में कार्य करता है। यदि वो दल का उद्देश्य राजनीतिक है तो वो राजनीतिक दल बन जाता है और उसी तरह से अपना कार्य करता है। अगला है नैतिक गुणों का विकास। ये आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी कार्य ग्रुप में करते हैं तो हमारे अंदर कुछ जो विशेषताएं हैं वो अपने आप जागृत हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं। जैसे सहयोग करना, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते बल्कि आत्म संयम हम अपनाते हैं, अपने ऊपर जो संयम बरतते हैं, नियंत्रण लगाते हैं और एक दूसरे के प्रति जो सार्वजनिक हित की भावना है, हम अकेले अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि सबके हित के बारे में सोचते हैं। प्रेम की भावना आपस में जागृत होती है, समूह में कार्य करने की कलेक्टिविटी जो होती है, सामूहिकता जो होती है, उसकी भावना हमें जागृत होती है। तो हमें बहुत सारे जो नैतिक गुण हैं वो एक ग्रुप में कार्य करने में हमें स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोकमत का निर्माण, यानी राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोकमत का निर्माण होता है। जनता की जो मत है, जनता की जो राय है वो बनती है, क्योंकि राजनीतिक दल जनता को शिक्षित करते हैं, उनको राजनीतिक चेतना प्रदान करते हैं, सरकार की जो कार्यवाही है उसके बारे में उनको जागरूक जागरूक बनाते हैं। तो वहाँ पर जो जनता की राय है या लोकमत है उसका निर्माण होता है। अगला है निर्वाचनों को सरल बनाना। यदि राजनीतिक दल नहीं हो तो शायद चुनाव करवाना बहुत मुश्किल हो जाए और चुनाव प्रणाली भी कठिन लगने लगे, क्योंकि हमको उनके बारे में जो बताने का कार्य, उसको सरल विधि में समझाने का कार्य जनता के लिए वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा का जनता में प्रसार, क्योंकि जो जन राजनीतिक दल हैं वो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक शिक्षा से मीन्स चुनावों के बारे में, मतदान के बारे में, मतगणना के बारे में और सरकार के बारे में, यानी जितनी भी राजनीतिक कार्यवाहियाँ होती हैं उन सब के बारे में जो शिक्षा देने का कार्य है वो राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट है सरकार के कार्य पर प्रतिबंध, यानी जैसे पहले हम चर्चा में बताया था कि जो सरकार की कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना, यानी अमर्यादित जो कार्रवाई होती है सरकार की, या ऐसी कार्रवाई जो सरकार के हित, जनता के हित में नहीं है या राष्ट्र हित में नहीं है, उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का कार्य भी विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न अंगों और विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी जो सरकार के प्रमुख अंग हैं या जो विभाग हैं सभी, उनमें जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य और ये सहयोग जो बनाए रखने का कार्य है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सार्वजनिक जन कल्याण के कार्य, यानी जनता की जितनी भी सामाजिक
कल्याण के लिए या सार्वजनिक कल्याण के लिए जो नीतियां बनाने का कार्य है और उनके हित के बारे में सोचने का कार्य है, सरकार से उनके हित के बारे में अधिक से अधिक नीतियों को बनाने और इम्प्लीमेंट करने, दोनों का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। शासन को क्रांति से बचाना, जैसा सभी जानते हैं कि यदि सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो जनता जो है वो क्रांति मचाएगी, धरने प्रदर्शन करेगी, और आंदोलन होंगे, और इनके माध्यम से देश में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन राजनीतिक दल ही हैं जो कि जनता क्या चाहती है, क्या उसकी इच्छा है, और सरकार को किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये सब कार्य जो कार्य करने का जो शक्ति है वो राजनीतिक दलों के पास होती है। और इसके माध्यम से जो देश की शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। विरोधी दल की प्रभावशाली भूमिका, जितनी सरकार की भूमिका होती है, शासक वर्ग की होती है, उतनी ही विरोधी दल की होती है। विरोधी दल सरकार के ऊपर अंकुश लगाता है, जनता की इच्छाओं को जानता है, सार्वजनिक हित में और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने को सरकार को विवश करता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है ये। राजनीतिक दल के बिना, जैसे हमने बताया कि लोकतंत्र की इनको रीढ़ माना गया है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस तरह से एक मानव शरीर जो है बिना रीढ़ की हड्डी के सही तरह से चल फिर नहीं सकता, या उसको जीवन जीने के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यक है, उसी तरह से लोकतंत्र को में भी शासन संचालन करने के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक है। अगला है राजनीतिक समस्याओं के लिए रिसर्च का कार्य, यानी जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं, चाहे वो जनता से संबंधित है, शासक वर्ग से संबंधित है, या दूसरे जितने भी विभाग हैं, सरकारी कार्यालय हैं, या जितने भी जो सरकार के अंग हैं, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, क्या कार्य कर सकते हैं, ये सब देखने का कार्य राजनीतिक दलों का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से एक देश के अंदर कार्य संचालित करते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत अच्छी उसकी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन हम जैसे सभी जानते हैं कि हर पहलू के पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह से राजनीतिक दलों के बारे में भी कुछ लोगों की जो धारणा है वो कुछ अलग है, और वो इनके राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं। तो उसमें उसमें जो सबसे पहले कहा जाता है दोषों में, उसमें कहा जाता है कि योग्य व्यक्तियों की अपेक्षा, चूँकि राजनीतिक दल जो है वो जो पॉपुलर व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको अपने दल में सम्मिलित करना चाहते हैं। और चूँकि इसको लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी माना जाता है कि एक ही व्यक्ति के, जो सारी जनता है वो एक ही व्यक्ति के पीछे भागती है, तो इसको ये माना जाता है कि कई बार जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी तो अपेक्षा हो तो उनकी उपेक्षा होती है, और जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें उपलब्धि प्राप्त हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ ये माना जाता है कि योग्य व्यक्ति जो है वो इन जो राजनीति का जो एक तरह से जो झमेला कहा जाता है उसमें अपना पढ़ना नहीं चाहते, और इस तरह से उनकी उपेक्षा होती रहती है। दलीय हितों की प्रधानता, जो राजनीतिक दल हैं इनका निर्माण तो होता है कि वो राष्ट्रीय हितों को प्रधानता देंगे, जो जनता के जन कल्याणकारी करेंगे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि राजनीतिक दल जो है अपने दल के जो हित हैं या अपने दल के बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं, और जनता और राष्ट्र दोनों को ही एक तरफ कर देते हैं, दरकिनार करके, और दल हितों की प्रधानता देते हैं। राष्ट्रीय हितों को आघात, जब दलीय हितों को प्रधानता देते हैं तो राष्ट्रीय हितों को भी आघात लगता है। विरोधी दल द्वारा अनावश्यक रूप से आलोचना, जब विरोधी दल का कार्य होता है आलोचना करना, तो कई बार ऐसा होता है कि विरोधी दल अनावश्यक रूप से आलोचना करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम विरोधी दल हैं, हमारा कार्य ही आलोचना करना है, और वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, सही नीतियों पर विरोध नहीं करते हैं। अगला है जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। जैसा सभी जानते हैं, जब भी कहीं सभा होती है तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, दूसरे दलों के बारे में जो गलत गलत नीतियाँ
बताते हैं, दूसरे देश के दूसरे दल हैं उनकी बुराइयों को गिनाने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि जनता में एक भ्रामक प्रचार होता है। और ये जो दल हैं वो जनता में बेईमानी की भावना, बोलना, भ्रष्टाचार, इस तरह के जो दोष हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो दल व्यवस्था है कई बार इसको मानते हैं कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अगला है दलीय सदस्यों की निजी स्वतंत्रता का ह्रास। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि एक दल से बन तो गया, एक दल का सदस्य तो मेंबरशिप तो उसने ले ली, लेकिन वो कई बार दल की जो स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति की खुद की जो स्वतंत्रता है उससे वो दूर हो जाते हैं, और दल के साथ बंध के उनको रहना पड़ता है। और चाहे कई बार होता है कि वो दल की नीति से सहमत नहीं हुई होती तो भी उनको मानना पड़ता है। नेक्स्ट है दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है, क्योंकि जब एक उसका नाम ही दल है, गुट है, तो वो व्यक्तियों में गुटबंदी की भावना को ज़्यादा प्रबल करती है। समय और धन का अपव्यय होता है इसमें, क्योंकि कोई भी कार्य व्यक्ति निजी स्तर पर नहीं कर सकता बल्कि दल के साथ उसको कार्य करना होता है। तो वहाँ पर धन का भी ज़्यादा व्यय होता है, अपव्यय होता है, और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगला है बहुमत दल की निरंकुशता को प्रोत्साहन। यदि कोई दल बहुमत दल है और वो अच्छे बहुमत से जीता है तो उसकी जो निरंकुशता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो दूसरी विरोधी दल हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं है मानो, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है अल्पमत में। तो वो जो बहुमत दल की जो निरंकुशता है उस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, और बहुमत दल जो है उसकी निरंकुशता को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो दोष हैं वो भी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है इसको ख़त्म कर सकते हैं। कुछ सुझाव हैं जिनके माध्यम से हम इन जो दोष हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें पहला आता है कि शिक्षा का व्यापक प्रसार प्रसार किए जाए। जो जनता की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो अंतर है, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये जो असमानता है इनके बीच में, इसको समाप्त किया जाए। जो राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं इनमें आपस में एक सहिष्णुता की भावना हो, प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, और दूसरे दलों के जो लिए उनके मन में जो एक द्वेष की भावना होती है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके साथ भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। और वो अपने जो भी राजनीतिक दल हैं वो एक संकुचित जो दृष्टिकोण है, चाहे धर्म, भाषा, जाति, इनके आधार पर उनका निर्माण नहीं हो, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय हित और जन कल्याण के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाए। बहुत सारे दल के बजाय कुछ स्पष्ट लेकिन दो दल हों तो ज़्यादा अच्छी शासन व्यवस्था का संचालन हो पाएगा। और एक ये भी सुझाव है कि जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, जो कि जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उनके बारे में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनमें सभी में एकता होनी चाहिए। यानी जब जनता के हित के लिए बात आए या राष्ट्र के हित के लिए आए, तो सभी जो राजनीतिक दल हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक मत हो जाना चाहिए, और उस समस्या का बेसिक समस्या है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज राजनीतिक दलों के गुण और दोष दोनों के बारे में देखा, और इनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जा गए हैं या क्या समाधान है उनके बारे में भी अभी हमने देखा था। तो इस तरह से ये राजनीतिक दलों के गुण दोष हुए। आगे हम दल प्रणाली के कौन कौन से रूप हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।